नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएससी बीए बीकॉम सेकंड ईयर में आपका फाउंडेशन कोर्स होता है संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। तो उसमें मैंने संस्कृत आपको लास्ट ईयर पढ़ाई थी और उसके कुछ बचे हुए टॉपिक रह गए थे। आइए आज से उन बचे हुए टॉपिक्स की सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं। तो इसी सीरीज़ में आप देख सकते हैं भारत की महान विभूतियाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने आपको अब से पहले क्या क्या पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने आपको वेद के मंत्र पढ़ा रखे हैं, वेद मंत्र जो आपका प्रथम अध्याय है, और दूसरा आपको गीता के श्लोक मैंने पढ़ा रखे हैं। गीतामृतम के नाम से आपका जो सेकंड चैप्टर है यानी द्वितीय अध्याय है, और फिर मैंने आपको तृतीय अध्याय के अंतर्गत भोज कथा का मुख्य अंश मैंने आपको पढ़ा रखा है। यदि उन तीनों में और भी कोई मंत्र या श्लोक या फिर गद्यांश पद्यांश आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। आइए, भारत की महान विभूतियों के अंतर्गत सबसे प्रथम जो महान विभूति है जिससे हम आज की क्लास का शुभारंभ कर रहे हैं वो है, आप जानते हैं बड़े महान भारत के व्यक्ति हुए और वो क्या थे, उनका योगदान क्या था। वो आपको लिखने के लिए आता है हिंदी में, तो हिंदी में लिखने के लिए आता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस लेक्चर में दे दूंगा उन्हीं बातों को आपको लिख देना है, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्यभट्ट के बारे में, है ना। जो विद्यार्थी विज्ञान पढ़ता है और वह विद्यार्थी या वह व्यक्ति जो विज्ञान नहीं भी पढ़ता है वो भी आर्यभट्ट को ना जानता हो, ऐसा संभव नहीं है। आर्यभट्ट भारत के एक महान व्यक्ति हुए जिन्होंने ज्योतिष तथा गणित के क्षेत्र में अपने अनेक योगदान दिए। तो आप देख सकते हैं इनका कार्य क्षेत्र क्या है, ज्योतिष तथा गणित। तो ज्योतिष में योगदान देने के कारण इन्हें आप ज्योतिर्विद कहते हैं। ज्योतिर्विद का क्या अर्थ होता है, यानी ज्योतिर्विद का अर्थ है ज्योतिष शास्त्र का जानकार, ठीक है। और ज्योतिष शास्त्र क्या होता है, तो ज्योतिष शास्त्र होता है जो ग्रहों के बारे में बात करे, जो नक्षत्रों के बारे में बात करे, जो उपग्रहों के बारे में बात करे, तारों के बारे में बात करे, यानी ब्रह्मांड का ज्ञान। और उस ब्रह्मांड के जो पिंड हैं, ये सूर्य, चंद्रमा, है ना, ग्रह, नक्षत्र, तारे, अनेक प्रकार के, इनका मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी पर जीवन जो है उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के कारण वो जो ग्रंथ है आपका, वो जो शास्त्र है उसे आप ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। तो आर्यभट्ट का एक महत्वपूर्ण योगदान ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में रहा है। और ज्योतिष शास्त्र और गणित को अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में भी जो गणनाएं हैं वो गणित के माध्यम से ही की जा सकती हैं। जैसे कि आर्यभट्ट ने क्या योगदान दिया ज्योतिष और गणित में, दोनों में साथ में बताता हूँ। तो ये चीज़ें आप सुने, समझें, माइंड में सेट करें और अपने आप लिख दें, आराम से बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सुनो ध्यान से। आर्यभट्ट ने हर ग्रह की, अधिकतर जो आपके ग्रह थे, 9 ग्रह प्राचीन काल से माने जाते थे, अब तो 8 ग्रह माने जाते हैं। एक ग्रह बाहर हो गया जिसे आप यम कहते हैं, प्लूटो कहते हैं, क्योंकि परिभाषा बदल गई ग्रह होने की, तो उस परिभाषा के अकॉर्डिंग वो ग्रह की श्रेणी से बाहर हो गया। तो आर्यभट्ट ने इन ग्रहों की सूर्य से दूरी कितनी है ना, तो ये सब गणनाएं की, तो वो गणित से संबंधित हुई, लेकिन वो ज्योतिष शास्त्र से भी संबंधित है क्योंकि ब्रह्मांड के पिंडों से संबंधित है ना। तो आर्यभट्ट एक ज्योतिर्विद थे और गणितज्ञ भी थे, है ना, यानी मैथमेटिशियन भी थे, वो गणित को बहुत जानते थे। तो उनका कार्यक्षेत्र क्या था, ज्योतिष और गणित, ठीक है जी। और उनका जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है आर्यभट्टियम, ठीक है। उन्हीं के नाम से आर्यभट्ट से उसका नाम बना आर्यभट्टियम, ठीक है। और वो एक ज्योतिष ग्रंथ है, यानी उसमें ज्योतिष शास्त्र की बातें वर्णित हैं, ठीक है। कौन कौन सी बातें, कि किस ग्रह की सूर्य से क्या दूरी है ना, इस तरीके की बातें। और सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, ये सब बातें इतने प्राचीन काल में आर्यभट्ट ने हमें बता दी थी इस ग्रंथ के माध्यम से। और उनका दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है आर्य, है ना, अष्टशतक, आर्याष्टशतक, है ना। तो ये 2 ग्रंथ आपको याद रखने हैं बस, है ना, जो जो बातें मैं बता रहा हूँ उसे लिख के आना है। तो एक तो आर्यभट्टियम है जो ज्योतिष का ग्रंथ है, और एक है आर्य अष्टशतक, ठीक है। आर्याष्टशतक और आर्यभट्टियम 2 इनके ग्रंथ हैं।
और इसके बाद देखो जन्म स्थान इनका कहाँ है, तो इनका जन्म स्थान है कुसुमपुर, जो पटना ज़िले में आता है। पटना आप जानते हैं कहाँ पर है, बिहार में है, और पटना का प्राचीन नाम ही पाटलिपुत्र था। ठीक है, तो इनका जन्म पाटलिपुत्र के कुसुमपुर नामक स्थान पर हुआ, जो बिहार के अंतर्गत आता है, तो ये आपको याद रखना है। और इनका जन्म वर्ष क्या है, जन्म वर्ष देखो आप जानते हैं, एक तो सन होता है, एक संवत होता है। संवत यानी जो भारतीय कैलेंडर है, और जो संवत सन है वो जो अंग्रेजी कैलेंडर है। ठीक है, तो भारतीय कैलेंडर के अनुसार 398 संवत में हुआ, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, जिसके अनुसार अब 2022 चल रहा है, उसके अनुसार इनका जो जन्म हुआ था 476 ईस्वी में हुआ था। देखें आप कितना समय हो चुका है आर्यभट्ट को, कितने प्राचीन काल में हुए वो, यानी 2022 अब चल रहा है और वो 476 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, सन 476 में। तो बड़े प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक और ज्योतिर्विद थे ये। और देखो इनका जो योगदान है वो क्या क्या है, ध्यान देना, योगदान को ही आपको लिख के आना है, उसी से है ना ज़्यादा आपका लाइंस लिखनी है, मतलब उसके बारे में। देखो इन्होंने सबसे पहले बताया सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल में, ठीक है, आप जानते हैं सूर्य स्थिर होता है और सूर्य केंद्र में होता है। ये बात सबसे पहले किसने बताई, आर्यभट्ट ने, कि सूर्य जो होता है सौर मंडल के केंद्र में होता है और वो स्थिर रहता है, सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सारी बातें, पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, और एक बात पृथ्वी के बारे में बताई उन्होंने कि जो पृथ्वी है वो गतिशील है, और उसमें दो प्रकार की गतियां हैं। एक तो वो अपनी अक्ष पर भी घूमती है, ठीक है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, ठीक है ना, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, जिसके कारण सर्दी गर्मी या आदि ऋतुएं बदलती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है उन्होंने बताया कि सूर्य स्थिर है और सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, और पृथ्वी गतिशील है, दो प्रकार की गति करती है, घूर्णन गति यानी इस तरीके से घूमना अपनी अक्ष पर, और इसे बोलते हैं परिक्रमण गति यानी सूर्य के चारों ओर घूमना। घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होते हैं, ठीक है जी, और जो आपकी परिक्रमण गति है उसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और उन्होंने बताया सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना लिख देना है, बाकी इन सबको मुझे मन कर रहा है समझाने का कि कैसे दिन रात होते हैं, कैसे क्या है, लेकिन वो आपका विषय नहीं है, वो हम फिर ज़्यादा डीप में चले जाएंगे। तो बस आप थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लो, इसी से आपका एक पेज भर जाएगा। ठीक है, और उतना ही पर्याप्त है। तो सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है, ठीक है, चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है। प्राचीन काल में सूर्य ग्रहण के बारे में माना जाता था, चंद्र ग्रहण के बारे में माना जाता था कि दो ये होते हैं, राहु और केतु। आपने सुना है राहु और केतु, ये सिर्फ काल्पनिक बातें थी कि राहु एक होता है, एक केतु होता है। राहु सूर्य को निगल लेता है, तो सूर्य है ना राहु के उदर में चला जाता है, पेट में चला जाता है, तो ग्रहण मतलब सूर्य ढक जाता है और उसका प्रकाश खत्म हो जाता है, तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये सब बातें मिथ्या थी, झूठी थी, कोरी है ना व्यर्थ की बातें थी। ये बात खंडन इन बातों का किया आर्यभट्ट ने, और पहली बार वैज्ञानिक सिद्धांत दिया, ठीक है, कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। ठीक है, कैसे होता है वो आप यदि इंटरेस्ट है तो आप देखें, नेट पे सर्च करें। विज्ञान के विद्यार्थी होंगे यदि आप बीएससी के, तो फिर तो है ना आपको पता भी होगा। चंद्र ग्रहण कैसे होता है, ठीक है, तो किस कारण से होता है, इन ग्रहों की और उपग्रहों की गतियों के कारण होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, राहु केतु वगैरह का कोई इसमें जो काल्पनिक बातें शास्त्रों में चलती आई थी वो व्यर्थ की बातें हैं, ऐसा किसने बताया सबसे पहले, आर्यभट्ट ने। और दूसरा जो इनका योगदान है वो रेखा गणित के क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान है, जैसे कि वृत्त की परिधि क्या होती है ना, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, ये सब चीज़ें है ना, इन्होंने रेखा गणित के बारे में बताई। और साथ में सबसे बड़ा योगदान जिसके लिए भारत जाना जाता है और भारत का विश्व पटल पर जिस बात के कारण नाम लिया जाता है, तो है ना, कहते हैं ना कि शून्य का आविष्कार, जीरो का आविष्कार किसने किया, भारत देश ने। तो भारत देश के अंतर्गत शून्य का आविष्कार किसने किया, भारत के जो महान ज्योतिर्विद और गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट, उन्होंने शून्य का आविष्कार किया, है ना। वो कहते हैं ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, है ना। पूरब और पश्चिम जो एक मूवी है उसमें भी बड़े गर्व के साथ इस बात को प्रदर्शित किया गया है कि अंक गणित में शून्य जो दिया है, और पूरा विश्व जानता है ना कि शून्य किसने दिया,
भारत ने, और भारत में किसने दिया? आर्यभट्ट ने। यदि आपको ना क्लियर हो तो ये बात तो बड़े गौरव की बात है, ये आपको याद होनी ही चाहिए। और आर्यभट्ट ने हमें इतना दिया है ना, गणित को इतना दिया, भारत को इतना दिया, तो हमने क्या दिया आर्यभट्ट को? भारत सरकार ने जब 1975 में सबसे पहला अपना कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया अंतरिक्ष में, कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो उसका नाम क्या रखा? प्रथम भारतीय जो कृत्रिम उपग्रह था जो 1975 में लॉन्च किया गया था, है ना, उसका नाम रखा आर्यभट्ट के नाम से। ठीक है, तो उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट प्रथम। तो ये मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन आपको बताई हैं, आपको कहीं से अब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें ही जो मैंने आपको बताई हैं इन 10-12 मिनटों में, वो आप लिख लेंगे अपने तरीके से, है ना, लैंग्वेज में, और आपका अच्छे से, है ना, तैयार हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो इसी तरीके से महान विभूतियाँ हम करेंगे, और जैसे जैसे आपका आदेश होगा करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी, है ना, और आप किन किन टॉपिक्स पर चाहते हैं वीडियो, तो बताना। और अधिक से अधिक जो अपने साथ के स्टूडेंट्स हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, समय की व्यस्तताएं होते हुए, और ये जो विषय है ये मेरा मूल विषय नहीं है, एक साइड का विषय है, पार्श्व विषय है ना, फिर भी मैं आपके कहने पर इसे पढ़ा रहा हूँ। तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी और महान विभूति के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।